सो बेसिकली आज की क्लास डैशबोर्डिंग के मुतालिक है, ठीक है। और हम इसको इस तरह से देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे डेटा सेट्स के ऊपर बनाना सीख लिया था। अगर मैं आप लोगों को कुछ सॉल्यूशंस भी दिखा दूँ इनके, तो यहाँ पर आता हूँ। सो जो आप लोगों ने लास्ट सुपर स्टोर का असाइनमेंट किया होगा उसके यहाँ पे सारे आंसर्स हैं। ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरह से आपने करने थे। बट अगेन यू हैव एक्वायर्ड द स्किल कि आपने बनाना किस तरह से है विजुलाइजेशंस को, ठीक है। ये आंसर्स आपके मौजूद हैं, ये मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। और आप लोगों ने क्या बनाना सीखा था अब तक, आप क्या क्या सीख चुके हो, बहुत सारी विजुलाइजेशन बनाना सीख चुके हो डब्ल्यू के अंदर आपके पास अवेलेबल है। जस्ट अ ग्लिम्स कि आपने बहुत सारी विजुलाइजेशन सीखी हुई हैं, ठीक है। हमने पाई चार्ट्स भी बना के देखे थे, सब चीज़ें बना के देखी थी। तो वी हैव लर्न एम्पल ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ आज की क्लास में कि हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे अपने, और फिर हम डैशबोर्ड्स को लर्न करेंगे। ये जो डैशबोर्ड का आस्पेक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ तक सब लोग अलाइंड है, किसी को कोई चीज़ पूछनी तो नहीं है? ओके, सो लेट्स टेक इट डाइट। अब हमने सबसे पहले ना एक एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड बनाना है, और इस एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड में फॉर एग्जांपल एक सुपर स्टोर वाला जो है वो किस तरह से सोचता है। मतलब लाइक अगर आपकी सुपर स्टोर की दुकान होती तो दानियाल आप क्या देखना चाहते, मतलब समवन इज़ मैनेजिंग योर बिजनेस एंड आप उससे परफॉर्मेंस इवेलुएट करना चाहते हो, तो आप सुपर स्टोर की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखोगे? जस्ट अ मिनट में हम इसको क्विकली जॉट डाउन कर लेते हैं। यू वांट टू सी रेवेन्यू, यू वांट टू सी प्रॉफिट। ठीक है, चलो अगर अटेंडेंस रिकॉर्ड मौजूद है और बाकी लोग जल्दी जल्दी कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, ठीक है। और बताएं बाकी लोग क्यों खामोश हैं, जल्दी जल्दी खड़काएं। ठीक है, सो अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर से निकाल कर अब मैं लेकर आता हूँ एक्सेल में।
ठीक है भाई। सो यू वांट टू सी योर रेवेन्यूज बाय प्रोडक्ट, योर कस्टमर्स बाय प्रोडक्ट, योर कस्टमर्स बाय रेवेन्यू, योर बेस्ट सेलिंग लोकेशंस बाय रेवेन्यू, हाउ यू हैव इम्प्रूव्ड योर रेवेन्यू ओवर द टाइम। सब इससे एग्री करते हैं? सॉरी, you want to see revenue by profit, so sorry, customers by revenue, who are the best selling customers, इसका आंसर कैसे करोगे आप? कस्टमर बाय रेवेन्यू करोगे ना? हाँ, देखो फॉर एग्जांपल आपकी दुकान पे एक बंदा आता है जो ज़्यादा परचेज करता है, तो आप परचेज का डेटा उसकी सेल से निकालोगे ना, बेस्ट सेलिंग कस्टमर। ठीक है, रेवेन्यू रेवेन्यू को मैं साइड में लिख देता हूँ, जिन लोगों को आइडिया नहीं है वो सेल्स लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसमें दोनों एनालिसिस आ जाते हैं, वॉल्यूम एंड वैल्यू। ठीक है, क्वांटिटी और वैल्यू की बात। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो जस्ट एक मैट्रिक्स जैसे हमने क्रिएट किया, और साथ साथ हमने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी यही बात बोली कि भाई ऐसी चीज़ें हमें प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी चाहिए होगी। ठीक है, सबसे पहले अभी हम जो है ना वो एक जनरल डिस्कशन करते हैं और फिर हम कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करके चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप डैशबोर्ड बना रहे होते हैं तो डैशबोर्ड दो तरह के होते हैं, बल्कि दो भी नहीं, तीन तरह के होते हैं। मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ स्लाइड्स, तो जस्ट गिव मी अ कपल मिनट्स। जनाब, सो अगर मैं बात करूं डैशबोर्ड्स की, सॉरी अजान हो रही है, आई थिंक ज़रा वेट कर लेते हैं। डन, कंप्लीट। ओके, तो वापस आते हैं और कुछ चेकलिस्ट से गुजरते हैं। सबसे पहले आपने अपना गोल आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब आपका गोल किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे? आपने अपना पर्पस जानना है कि आप किस लिए डैशबोर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका गोल अपने स्टॉक के बारे में मालूम करना है, अपनी इन्वेंट्री के बारे में मालूम करना है, तो आपकी जो डैशबोर्डिंग का सारी सोच, सारा बिजनेस लॉजिक है, वो सारा इस चीज़ पे बेस होगा कि इन्वेंट्री और स्टॉक्स की बेसिस पे होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है कि सबसे पहले आपने अपने पर्पस और अपनी ऑडियंस को असाइन करना है। या फॉर एग्जांपल आप अपने लिए खुद सेल्फ सर्विस नहीं बना रहे, बल्कि आप किसी को बना के दे रहे हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके सामने वाला बंदा कौन है। इज़ ही अ सीईओ और इज़ ही अ मैनेजर? एक सीईओ को कभी भी जो है ना वो इससे लेना देना नहीं कि हमारे स्टॉक में कितना आइटम है, लेकिन उसको इससे लेना देना है कि हमारी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, शायद उसको अगर टर्शरी लेवल पे, बट ऑन इनिशियल लेवल उसको पता होना चाहिए कि हमारा रेवेन्यू कितना है। यहाँ तक सबको ये बात क्लियर है? पहला पॉइंट।
फिर सेकंड टाइप आती है कि अब आप जो डैशबोर्ड बनाने जा रहे हो, जिसके लिए भी बना रहे हो, वो स्ट्रेटेजिक लेवल का बंदा है, ऑपरेशनल बंदा है या एनालिटिकल बंदा है, ठीक है। तो आप तीन तरह के डैशबोर्ड्स बनाते हो। स्ट्रेटेजिक लेवल क्या होते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव होते हैं, सीईओ, सीएफओ, इनके लिए होते हैं। ये हाई लेवल डैशबोर्ड्स होते हैं, ये डिटेल के ऊपर फोकस नहीं करते, बल्कि ये थोड़ी बहुत कम इंटरेक्टिविटी एंड बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसमें स्टैटिक कंटेंट होता है हाई लेवल कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, आपने कस्टमर्स कितने गेन किए, आपके कस्टमर्स टोटल हैं कितने, मतलब इसके एक स्नैपशॉट एनालिसिस होता है हाई लेवल, इसको हम कहते हैं भाई ऊपर ऊपर से बता दो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आपके ऑपरेशनल डैशबोर्ड्स। ऑपरेशनल डैशबोर्ड्स क्या होते हैं, जो कि किसी न किसी डिपार्टमेंट से पर्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, तो उसका डैशबोर्ड स्पेशलाइज्ड होगा, मतलब ये कि उनके जो ऑपरेशनल मैनेजर हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि एवरेज जो है वो एक सुपर इम्तियाज़ के लिए हम बना रहे हैं, तो अगर हम बात करते हैं कि एक इन्वेंट्री वेयर हाउस वाला बंदा है या जो देख रहा है आपकी इन्वेंट्री को, उसके शायद एक ऑपरेशन डैशबोर्ड के ऊपर ये वाला केपीआई मौजूद हो जो हमने डिस्कस किया, यहाँ पे आई एवरेज शेल्फ लाइफ क्या है, एवरेज प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ क्या है। अगर ये ओवरऑल एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब कि हमारा स्टॉक देर से कट रहा है, ठीक है। अब ये बिल्कुल इसके एनालिसिस डिफरेंट तरीके से किए जा सकते हैं कि वो प्रोडक्ट किस तरह की है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट होती हैं, पेरिशेबल आइटम्स, नॉन पेरिशेबल आइटम्स। अगर पेरिशेबल आइटम्स की प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब हम ज़्यादा नुकसान इनकर करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक्सपायरी डेट्स होती हैं। तो यहाँ तक आपको होपफुली क्लियर होगा कि ऑपरेशनल डैशबोर्ड्स किस मोड में होते हैं, कि दे आर देयर टू मॉनिटर एंड ऑपरेट एंड रन थिंग्स अराउंड, ठीक है। सीईओ को रन थिंग्स अराउंड नहीं करना है, उसके लिए रन करने के लिए ऑपरेशनल मैनेजर रखे हुए हैं, सीईओ को ऊपर ऊपर से देखना है। फिर उसके बाद आते हैं एनालिटिकल, मतलब इन्हीं मैनेजर्स को है ना एनालिटिकल बिजनेस एनालिस्ट दिए होंगे, जो कि कॉज एंड इफेक्ट निकाल के बताते हैं, जो ड्रिल डाउन करते हैं। इनके जो डैशबोर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली इंटरेक्टिव होते हैं, सो दे हैव मोर ऑफ लेस कंपोनेंट्स, और वो उनको पता होता है कि इसके अंदर से डिटेल किस तरह से निकालनी है। उसमें टेबल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, क्योंकि वो कहेंगे फ़ौरन से हमें डिटेल समझ में आ जाए। उसमें कॉम्प्लेक्स चार्ट इस्तेमाल होंगे। एक सीईओ को आप जो है वो सनबर्स्ट चार्ट बना के नहीं दिखा सकते, बट एक एनालिटिकल बंदे को सनबर्स्ट चार्ट बना के दिखा सकते हो, जो कि अपनी किसी प्रेजेंटेशन के अंदर उसको इन्वॉल्व करेगा और फिर उसको समझाएगा। तो होपफुली आपको पॉइंट नंबर 2 यहाँ तक क्लियर होगा। थर्ड आपके पास आता है कि अब आपका डैशबोर्ड वैल्यू क्या ऐड करेगा, ठीक है। हर डैशबोर्ड की कोई ना कोई यूटिलिटी होती है। अब मैंने कुछ नीचे यूटिलिटीज लिखी हैं यहाँ पर। हेल्प मैनेजमेंट डिफाइन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मतलब ये कि क्या आपका डैशबोर्ड हेल्प करेगा टू प्रायोरिटाइज समथिंग। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम इन्वेंट्री की बात करते हैं, तो जो स्लो कटिंग आइटम्स हैं, क्या हम उनको शेल्फ पे रखें ना रखें, या फॉर एग्जांपल अगर हमने इन्वेंट्री को जो है वो रीऑर्डर करवाना है, रीफिल करवाना है इन्वेंट्री को, तो जो सबसे ज़्यादा कटते हैं आइटम हम उनको रीफिल करवाएं, ताकि हमारी जो रनिंग है और हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो फंसे नहीं। अगर हम ऐसे आइटम्स को करवा लेंगे जो कि जिनकी एवरेज शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, तो हमारा वर्किंग कैपिटल फंस जाएगा। जस्ट एन एग्जाम्पल। फिर आते हैं एजुकेट की पीपल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द थिंग्स दैट मैटर, मतलब ये कि जो लोग देख नहीं रहे लेकिन आपको पता है कि उनके लिए वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो डैशबोर्ड्स इनेबल देम टू सी दैट ग्रे एरिया। सेट गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, फॉर एग्जांपल बजटिंग कर रहे हैं या कोई गोल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स मीट होने हैं, तो वहां पे आप डैशबोर्ड्स को यूज करते हो। फिर आपके पास आता है हेल्प्स एग्जीक्यूटिव स्लीप एट नाइट बिकॉज दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन। सो दिस इज अ सार्केस्टिक मेटाफर, बट इसके अंदर समझाया ये जा रहा है कि उनको सब पता हो, ऐसे डैशबोर्ड बना के देना कि उनकी नज़र में सब कुछ हो, वरना अगर नहीं होगा तो वो तकलीफ में होंगे। एनकरेज स्पेसिफिक एक्शंस इन अ टाइमली मैनर, कोई आपका डैशबोर्ड है जो कि बता रहा है, आपको इंटीमेट कर रहा है, अलर्ट दे रहा है कि आपका फॉर एग्जांपल रीऑर्डर लेवल पे पहुंच गई है फला क्वांटिटी, तो आपने उसको ऑर्डर करवाना है। एक्शनेबल डैशबोर्ड जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद हाईलाइट एक्सेप्शंस, आउटलायर्स को बता रहा है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो एक्सेप्शनल सेल्स परफॉर्मेंस कर रहा है, तो दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एज आउटलायर एज वेल, कि भाई ये कैसे कर रहा है, क्या ये सिस्टम को तो मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, या कौन सा ऐसा काम कर रहा है जिससे हमारा कोई रूल ब्रेक हो रहा है, क्या ये लेजिटिमेट परफॉर्मेंस दे रहा है या इलेजिटिमेट है। फिर आपके पास आता है कम्युनिकेट प्रोग्रेस एंड सक्सेस। ऑब्वियसली यू टेल इस बार इस साल हमने कितने कस्टमर्स अर्न किए, इस साल हमने कितना रेवेन्यू इंक्रीमेंटल किया, यू गेट टू नो फ्रॉम दीज डैशबोर्ड्स। एंड फाइनली प्रोवाइडिंग अ कॉमन इंटरफेस फॉर इंटरेक्टिंग विद एंड एनालाइजिंग इंपॉर्टेंट बिजनेस डेटा, क्योंकि जो आपके डैशबोर्ड्स होते हैं उसमें जो कुछ ऐसे डैशबोर्ड्स होते हैं जो कि विंडो होते हैं, जहाँ पे आते हैं बंदा सेल्फ सर्विस अपना एनालिसिस करता है, अपना इन्फ्रेंस बनाते हैं और फिर जाता है। तो आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर है डैशबोर्ड्स के बारे में।
बाकी लोग भी जल्दी जल्दी जवाब दें। ज़बरदस्त। सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। अब बात हो रही है कि डैशबोर्ड के डिज़ाइन के एस्पेक्ट्स। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रुक जाता हूँ और मैं वापस आऊँगा इनके ऊपर, लेकिन अब मैं आता हूँ चूज मैट्रिक्स दैट मैटर। ठीक है, इसको मैं बाद में विजिट करूँगा। चूज मैट्रिक्स दैट मैटर द मोस्ट। अच्छा, मैट्रिक्स यूज़ क्यों करते हैं, और अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, और मैं आपका एक बिजनेस इंट्यूशन डेवलप करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। ठीक है, तो मैट्रिक्स मस्ट बी रेलेवेंट टू गोल। फॉर एग्जाम्पल, ये बता सकते हैं एक लाइन में, अगर आपने गोल बताना है तो प्लीज कोई माइक खोल के ये बताए कि एक इन्वेंट्री मैनेजर का गोल क्या होगा। वेयर हाउस मैनेजर है, वेयर हाउस स्टॉक वेयर हाउस मैनेजर है, उसका गोल क्या होगा। एक वक्त में एक बोले बस। ठीक है, ठीक है। अगेन दूसरा कौन बंदा। ओके, ओके। एक प्रोडक्शन मैनेजर के क्या होंगे। जल्दी, प्रोडक्शन मैनेजर के क्या होंगे, सोचें। उसकी गोल गोल बताओ, एक गोल। ये तो आप इसमें मैट्रिक्स बता रहे हो, उसके केपीआईज भी बताते जा रहे हो, साथ साथ एक हाई लेवल गोल बताओ, प्रोडक्शन मैनेजर का क्या काम है। हाई हाई आउटपुट एंड टाइमली, राइट। हाई आउटपुट एंड टाइमली। ठीक है। ये अच्छा, अब हम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने सबसे पहले एक इन्वेंट्री वाले को एक्सप्लोर किया, सब जगह होता है। प्रोडक्शन वाले को किया। लेट्स सपोज स्कूल के प्रिंसिपल का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। थोड़ा सा ग्रेड पे एसोसिएट कर दिया। लॉन्ग, अगर मैं कहूँ कि ब्रॉडर विजन में उनका ये होता है कि इवेंचुअली जो स्कूल्स हैं उनका गोल ये होता है कि उनके जो बच्चे हैं वो आगे जाकर कामयाब हो। अब एक स्कूल की कामयाबी जो है ना वो इंटर बोर्ड तक होती है, और एक इंटर बोर्ड की कामयाबी जो है वो आपके बैचलर्स तक होती है। बैचलर्स की बोर्ड कामयाबी होती है मास्टर्स तक, और मास्टर्स की आगे इस तरह से जाती है। ठीक है, और अगर बैचलर्स और मास्टर्स को कहें तो उसमें भी दो स्प्लिट हो जाते हैं कि हमारे अच्छे जॉब पे लग जाएं लोग, या वो अच्छे पीएचडी प्रोड्यूस कर दें। राइट, यहाँ तक क्लियर। सो इन एन एब्स्ट्रैक्ट ये होता है। अब ये आपने ये जो समझा है ना, मैं बार बार क्यों इसको फोकस कर रहा था, क्योंकि आप गोल को सोचें, एक हायर लेवल गोल को सोचें। जब आप हायर लेवल गोल्स को सोचेंगे तो फिर उसके बाद उसको ब्रेक डाउन कर सकेंगे। मतलब ये कामयाब बच्चे कैसे प्रोड्यूस होंगे एक स्कूल से, जब उनके अच्छे ग्रेड्स आएंगे, उनको एक अच्छी लर्निंग मिलेगी। सो देयर इज समथिंग टू बी मेजर्ड विद ग्रेड्स, एंड देयर इज समथिंग टू बी मेजर्ड विद लर्निंग। और लर्निंग अच्छी कैसी मिलेगी, उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो टीचर्स की क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक हाई लेवल गोल्स को आप लो लेवल गोल्स के अंदर तोड़ते हो, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर तोड़ते हो, गोल्स को आप ऑब्जेक्टिव्स के अंदर तोड़ते हो। यही जहन में रखना है आपने हर जगह जब काम कर रहे हो तो बिजनेस प्रॉब्लम्स के साथ, कि गोल को पहले सोचो, गोल्स के बाद ऑब्जेक्टिव सोचो, ऑब्जेक्टिव के बाद फिर उसको आप एक एक्शनेबल मैट्रिक के अंदर तोड़ो। तो ये इस स्लाइड्स को सिखाने का मकसद ये बेसिकली था। सेकंड आता है आपके पास केस स्टडी। अब जो मैं बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं स्लैक की। ठीक है, तो मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूं कि जब आप डैशबोर्ड बनाते हैं तो आपने किस तरह की चीजें उसके अंदर रखनी है। राइट, फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने पहले बात की थी कि एक्शनेबल मैट्रिक्स क्या होते हैं, और आपकी जो भी डैशबोर्ड पे आइटम्स होते हैं उनको एक्शनेबल होना चाहिए। मतलब ये कि वो ऐसे ना हो कि फॉर एग्जाम्पल, what if I say, as a CEO, right? As a CEO, on the dashboard, I tell you have 50,000 customers. CEO would say, okay, that's good for me. मुझे इतना ही मालूम होना चाहिए था।
राइट। एक कस्टमर एक्विजिशन डिपार्टमेंट है, कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट है, उसके ऑपरेशनल मैनेजर के लिए आपने डैशबोर्ड बनाया और उसमें भी आपने 50,000 लगा दिया। उसने बोला इस 50,000 का मैं क्या करूं? तो ये सवाल समझ में आ रहा है? मुझे एज ऑफ बता के करोगे क्या? मैं इससे क्या एक्शन लूं? एक ऑपरेशनल मैनेजर को जब आप बना के दोगे तो उसके लिए वो एक्शनेबल होना चाहिए, राइट? तो आप मैट्रिक्स बनाओगे उसके लिए कि फॉर एग्जाम्पल आज इतने कस्टमर हुए या 30% मोर फ्रॉम यस्टरडे। यहां तक बात समझ में आई? सो इट बिकम्स क्वांटिफाइबल एंड एक्शनेबल। 50,000 वॉज क्वांटिफाइबल बट नॉट एक्शनेबल। बट जब हमने बात करी 30% इंक्रीज फ्रॉम लास्ट डे, तो हम इसको कह रहे हैं एक्शनेबल एंड क्वांटिफाइबल, कि जिसके अंदर एक्शन नजर आ रहा है कि 30% इंक्रीज किया। या अगर लो ग्रोथ है तो वो कहेगा कि मुझे 20% की ग्रोथ चाहिए ताकि वो गोल सेटिंग कर सके। ठीक है। सो यहां पे बात हो रही है कि जो भी मैट्रिक्स आप चूज करोगे पहले तो आपने देखना है कि उनके ओनर्स कौन है, जो मैंने आपको 50,000 वाली एग्जांपल दी। फिर जब आप ऑपरेशनल लोगों की बात करें तो वहां पे मेजर रेट्स होने चाहिए इंस्टेड ऑफ टोटल्स। इफ यू आर टेलिंग समवन 25,000 कस्टमर्स, 11,000 एक्टिव कस्टमर्स, तो इसमें पता नहीं चल रहा कि भाई करना क्या है, आगे क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट समथिंग। फिर थर्ड आता है इवैल्यूएट एंड ग्रूम मेजर्स केपीआईज। मतलब ये कि जो आपके केपीआईज हैं वो रिलेट होने चाहिए उनके ओनर से भी और उनके अंदर इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। मतलब दे शुड बी एबल टू बी सेट इन ऑन द टारगेट, राइट। जैसे मैंने कहा कि 30% ग्रोथ होनी है, अगर 12% लिखा हुआ आ रहा है डैशबोर्ड पे। अब हम एक पहली केस स्टडी पढ़ते हैं। साइनअप्स पर वीक इज अ मच बेटर मेट्रिक देन टोटल यूजर्स because it immediately answers the question, did our marketing efforts succeed this week? ठीक है। Total will always go up, but the only way the week rate goes up if our marketing efforts are working. Your dashboard metrics should make impossible to hide from failure. Hopefully कि ये जो पहला पैराग्राफ लिखा है इसको पढ़ के ही आपके समझ में आ गया होगा। यहां तक सबको क्लियर है मेरी बात? जबरदस्त। जब आप किसी चीज के ऊपर रेट डालते हो तो रेट डालने के डिफरेंट तरीके होते हैं। अब टाइम विंडो सेलेक्ट करनी है तो अगर हम बात करते हैं कस्टमर एक्विजिशन की, स्लैक की बात करें तो स्लैक के साइनअप्स होते हैं। अब हमें स्लैक के साइनअप्स जो है वो किस फ्रीक्वेंसी पे देखने चाहिए, अब उसकी बात करते हैं। तो ये जो रेट्स होते हैं ना वो किसी न किसी विंडो के ऊपर रहते हैं। अब ये जो विंडो है ना वो बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए और ये विंडो बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जब ये नहीं होनी चाहिए तो आप बोलेंगे कि क्या होना चाहिए, तो लेट मी जस्ट गिव यू एग्जांपल। 100 साइनअप्स पर डे, ठीक है, ये समझ में आता है डेली बेसिस पे। 100 साइनअप्स पर वीक, ओके, समझ में आता है वीक। 100 साइनअप्स पर आवर या 100 साइनअप्स 1 साइनअप पर मिनट। दिस डजंट मेक सेंस, क्योंकि अगर 1 साइनअप पर मिनट कर दूंगा तो पर मिनट तो एक साइनअप ही होता रहेगा और ये मैट्रिक 1 पे ही खड़ा रहेगा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से विंडो को करेक्ट सेलेक्ट करना है। यहां तक क्लियर है? डिफाइनिंग ओनर्स, हमने कहा ना कि मैट्रिक्स के ओनर्स होने चाहिए। अब एक मैट्रिक था उनका मंथली रिकरिंग रेवेन्यू। अब आपको पता है कि जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके डिफरेंट मोड्स होते हैं कि एक तो प्रोडक्ट हमने बना दिया, सेल्फ सर्विस आप यूज करो, सब्सक्रिप्शन पे करो एंड यू गो। और इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन सर्विसेज होती हैं, एडिशनल सर्विसेज होती हैं जो आप हमारे टूल्स के साथ काम कर सकते हो। ये 2 मोड्स होते हैं। मंथली रिकरिंग रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो उसके अंदर से आपको ये टूटा हुआ हिस्सा पता ही नहीं चलेगा कि भाई आपका जो रेवेन्यू है वो आपकी प्रोडक्ट की वजह से कितना आया और आपके सेल्स डिपार्टमेंट की वजह से कितना आया। सेल्स डिपार्टमेंट का काम सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, वो प्रोडक्ट खुद बिकेगा क्योंकि वेबसाइट पे है, लेकिन जो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एरिया है, राइट। सेल्स डिपार्टमेंट का काम है कि एडिशनल इंप्लीमेंटेशन सर्विसेज और डिफरेंट चीजें उनको बेचना। तो जब तक आप मैट्रिक को तोड़ोगे नहीं तो आपको दोनों डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगी। तो पहले ये लोग क्या कर रहे थे कि एंटरप्राइज एमआरआर कर रहे थे, तो अब इन्होंने इसको क्या टोटल मंथली रिकरिंग रेवेन्यू कर रहे थे, तो अब इन्होंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, ओनर्स डिफाइन कर दिए। सेल्फ सर्विस का एमआरआर कितना है, मतलब ये कि प्रोडक्ट टीम ने कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है कि लोग उसको सेल्फ सर्विस यूज कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन करते जा रहे हैं।
एंटरप्राइज एमआरआर ये बताता है कि हमारी टीम्स कितना, सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो कितना आगे रीच आउट कर रही है इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज के लिए, और उनको वो अपने जो बिलेबल आवर्स है उनको बेच रही है। यहां तक सबको क्लियर है? डिफाइनिंग ओनर्स। सेकेंड थिंग आता है, अब एक और एग्जांपल चेंज कर रहा हूं। सर्वर कॉस्ट पर मंथ एट फर्स्ट ग्लांस इट सीम्स लाइक एन इंजीनियरिंग टीम्स डोमेन। ठीक है, कहने को तो आपकी जो मेजर्स और मैट्रिक्स होने चाहिए ना, उनको ऐसा होना चाहिए कि जिसके अगेंस्ट में किसी एक्टिविटी को मेजर किया जा सके। अब मैं आपके सामने ऐसा डिलेमा रखूंगा कि आप बोलेंगे कि यार इस बंदे के साथ ज्यादती हो गई। फॉर एग्जाम्पल, स्लैक की कंपनी में आप काम कर रहे हैं एंड यू आर द सीईओ, राइट। आपने देखा कि आपकी सर्वर कॉस्ट पर मंथ जो है ना वो ऊपर जा रही है। आपने इंजीनियरिंग हेड को बुलाया और फायर कर दिया। लेटर ऑन आपको आपके बिजनेस एनालिस्ट से बात हुई, उसने ये सारी क्लासेस अटेंड की, उसका पर्सपेक्टिव बना, उसने आपके जो बोला कि सर हमें तो इस तरह से मैनेज ही नहीं करना चाहिए था। सर हमारे बिजनेस ने 2016 से 2018 में ग्रोथ करी है। सर तो जब ग्रोथ करेंगे तो लोग हमारा सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो हम सब्सक्रिप्शन के लिए उनके लिए टेक सपोर्ट भी हायर करेंगे, AWS में इंस्टेंसेस भी बनाएंगे। तो इसमें इंजीनियरिंग टीम के हेड का क्या कसूर? मतलब ये कि कस्टमर्स बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेकिन कॉस्ट पर कस्टमर तो नहीं बढ़ रही ना सर। तो आपने कहा कि हाँ यार ये तो गलत हो गया यार, मैंने तो ऊपर ऊपर से ओवरऑल नंबर को देख लिया, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि कॉस्ट पर कस्टमर बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। बोला हाँ सर आपको बिल्कुल इसी तरह से देखना चाहिए था। आपने फ़ोन किया, यार वेरी सॉरी यार, आप आ जाओ वापस, ठीक है। अब उसने बोला भाई अब जो है ना मेरा मैट्रिक जो है ना वो बिल्कुल ठीक कर दो। आपने बोला ठीक है, मैं अपने बिजनेस एनालिस्ट को बोलता हूँ कि भाई आपके लिए एक सही KPI बना के दे। आपके बिजनेस एनालिस्ट बोला सर मैं ज़रा एक दफ़ा बात करना चाहता हूँ इंजीनियरिंग टीम के हेड के साथ। ठीक है, हेलो हाय हुई, बातचीत हुई, समझ में आया। बोला सर आप जो है वो क्या होता है, एक कस्टमर क्या करता है? तो बोला कस्टमर जो है ना हमारी प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कराता है और हमारी जो APIs होती हैं उनके ऊपर वो कॉल करता है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब सर अगर मैं आपकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ सर्वर है वो API कॉल से डिवाइड करवा दूं, तो ऑब्वियसली अगर आपके एग्रीमेंट्स इंटैक्ट रहते हैं तो ये कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। मतलब ये कि रेवेन्यू ऊपर जा रहा है तो API कॉल्स भी बढ़ती जाएंगी, बट प्रोपोर्शनलिटली जो आपका नंबर है वो अपनी जगह पे रहेगा। तो उसने कहा हाँ यार ऐसे कर लो। तो फिर आपने बोला ठीक है, मैं अपने CEO को बताता हूँ कि आपने सर्वर कॉस्ट टू यूसेज को आपने लिंक कर दिया, मतलब ये कि एक्टिविटी के साथ लिंक कर दिया। कॉस्ट पर 1 बिलियन API कॉल्स, मतलब ये कि अब API कॉल के ऊपर पैसा बढ़ेगा ना, तो हाँ अब ये इंजीनियरिंग टीम के हेड का कसूर है। मतलब ये कि उसने ठीक तरीके से सर्वर को मैनेज नहीं किया, या अब जो है वो मिसमैनेज हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है। उसने फॉर एग्जांपल पहले वो गूगल क्लाउड पे था, उस वजह से 2 लाख रुपए जो है वो 2 लाख रुपए पर कस्टमर या पर API कॉल थी। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। और उसने बाद में अपनी मर्जी से AWS को स्विच कराया, उस वजह से वो 2.5 लाख हो गई है। ठीक है, तो अब आपको एग्जांपल समझ में आई कि आपने मेजर्स और मैट्रिक्स को सोचना किस तरह से। ये मैं इंट्यूशन आपका इसलिए डेवलप कर रहा हूँ कि पैसे सारी दुनिया में ना इस चीज के हैं, टूल्स चलाने के पैसे नहीं है। ठीक है, चले जबरदस्त। अब क्योंकि आपने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया, बहुत सारी बिजनेस हो गई और बहुत ज्यादा जहन पे जोर पड़ा होगा कि यार सोच, हम तो पहले गलत बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोच रहे थे, अब तो सोचना ही डिफरेंट तरीके से। ठीक है, अब हम थोड़े से बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस करते हैं कि जब हम लास्ट टाइम ही हमने देखा था कि हमने टैबल्यू का टूल क्यों सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपके पास गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा विजुअली नजर आती है। साइज हमने देखा था, प्रिंसिपल ऑफ बार चार्ट देखा था, हमने बहुत सारी चीजें देखी थी जिसमें शेप्स थे। टैबल्यू के अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सब आप लोगों को याद है ना, हमने मार्क्स कार्ड के ऊपर ये सारे काम किए थे और इनफैक्ट आप इंप्लीमेंट भी कर चुके हो अब इसको। जबरदस्त। सो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये हम देख चुके थे। ऑब्वियसली हम क्यों डैशबोर्ड्स के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, कुछ लोग डैशबोर्ड बनाते हैं, वो डैशबोर्ड के ऊपर टेबल का जो है ना मजार बना देते हैं। अरे डैशबोर्ड जो है वो टेबल दिखाने के लिए नहीं है। एक दो टेबल समझ में आते हैं, लेकिन पूरे डैशबोर्ड पर टेबल ही टेबल हो और डैशबोर्ड नहीं रहता। ठीक है, इट शुड बी मोर ऑफ अ विजुअल कॉग्निशन और परसेप्शन, राइट। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बोलूं कि यार ये टेबल रखा हुआ है डैशबोर्ड के ऊपर, तो हाउ यू कैन इन्फर कि किसका ट्रेंड ऊपर जा रहा है किसका नीचे जा रहा है? यू कांट। हमने फिर लास्ट टाइम हाईलाइट टेबल बना के देखे थे, लेकिन उससे भी बेहतर तरीका क्या है? लाइन चार्ट। तो डैशबोर्ड्स इनेबल दिस विजुअल कॉग्निशन।
सेम अगर मैं आपको बोलूं कि यार राइट वाला इमेज ना देखे बगैर आप सारे 9 स्पॉट करके बता दो, तो आप ज़रा सोचने बैठोगे। लेकिन अगर राइट वाले इमेज के अंदर मैंने 9 को हाईलाइट कर दिया है, तो आप बोलोगे हाँ यार मुझे फ़ौरन से 9 मैंने गिन लिए। यहाँ तक सबको क्लियर है कि हम विजुअल अटेंटिव है। ठीक है, अब आप लोग को स्लाइड्स वापस नज़र आ रही? ओके, ज़बरदस्त। तो मैं यहाँ तक बात कर रहा था कि हम विजुअल कॉग्निशन क्यों यूज़ करते हैं। फिर हमने बहुत यहाँ तक था। वहाँ पे थे और बिल्कुल क्वाइट हो गया था आपकी ओके, आवाज़। सेम मैं वही बात बता रहा था कि डैशबोर्ड पे कुछ लोग जो है ना वो मरकत बना देते हैं आपके टेबल्स का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डैशबोर्ड के ऊपर आपको विजुअल परसेप्शन को बिल्ड करना चाहिए। इस तरह का टेबल नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि इस तरह के चार्ट्स दिखाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर मैं डैशबोर्ड पे आपको बोलूँ पैटर्न स्पॉट करो, मैं आपको बोलूँ फॉर एग्जांपल बता दूँ व्हाट आर द टोटल लाइंस इन द लेफ्ट इमेज, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब मैं राइट वाले इमेज देखो कहूँ कि आप व्हाट आर द टोटल लाइंस, तो आप फौरन से गिन के बता दोगे। अगेन दीज आर द सम प्रिंसिपल्स, ये बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कीप इट विजुअल। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि डैशबोर्ड के ऊपर अगर मैं कहूँ बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें, तो जब भी आप बात करें तो देखें, ये देखें ये क्या किया है, इतने सारे कलर दिखा दिए। तो इसके लिए लाइन चार्ट को आपने अगर आपने यूज़ किया मल्टी कैटेगरी के लिए, तो कुछ कुछ के लिए आप करें, कुछ को कंपेयर करें। लेकिन इतने सारे के अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, राइट? तो ये राइट साइड इज़ अ राइट बेटर एग्जाम्पल एंड लेफ्ट साइड इज़ द नॉट रिकमेंडेड वन। लिमिट टू 5 और लेस कलर्स। जो आपके कलर्स होते हैं ना वो डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं। और प्लस जो रेड और ग्रीन कलर्स का जो इस्तेमाल है ना, वो थोड़ा इंटुइटिव मतलब थोड़ा सा इस तरह से होता है कि परसेप्शन होता है। फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियल बंदे के साथ आप बैठोगे ना ज़्यादातर, तो या किसी भी बिजनेस वाले बंदे के साथ, तो वो फ़ौरन से इसको देख के बोलेगा क्या टेक्नोलॉजी प्रॉफिट में है और फर्नीचर लॉस में है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये कलर्स भी ठीक इस्तेमाल होने चाहिए। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? योर विजुअलाइजेशन शुड स्पीक मोर वर्ड्स देन योर सेल्फ। ज़बरदस्त। खतरनाक किस्म के फॉन्ट्स यूज़ नहीं करने आपने। कैन यू रीड दिस? इस तरह का आपने डैशबोर्ड पे आपने चैलेंज नहीं करना कि पढ़ के तो दिखाओ। आपने उसकी जगह जो है वो आपने अच्छे फॉन्ट यूज़ करने हैं जो कि विजुअली समझ में आते हो, पढ़े जाते हो, आंखों पे जोर ना पड़े जिनसे। जब चार्ट्स की चॉइस करनी है तो वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह के यूज़ केसेस के अंदर कौन से चार्ट्स यूज़ करने चाहिए। तो अगेन इट अप्लाइज टू डैशबोर्ड्स। सॉरी। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना स्टॉप शेयरिंग, आप ये जरा हाइड कर दें। google.com पर हाँ ये हाइड कर दें। सो हाँ, यहाँ तक पहुँचे थे। फिर हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि पाई चार्ट को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो 5 कैटेगरी से 3 से 4 कैटेगरी से ज़्यादा यूज़ ना करें। ठीक है, बाकी सबको अदर्स करवा दें, वरना जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आता कलर्स की वजह से। कंपेयर करनी है तो आपने बार चार्ट्स को यूज़ करना है रादर देन दैट। ठीक है। सेकंड थिंग इस कि यहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्रॉब्लम ये दिया हुआ है। देखिए, अगर इस स्केल को अगर आप नोटिस करें, अगर मैं आपको ये स्केल दिखाऊं, थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, इस स्केल को नोटिस करें। ठीक है, ये 99.5 और 99.10 है, लेकिन ये बार चार्ट में डिफरेंस देख रहे हैं। तो आपने कभी भी अपने स्केल्स और एक्सेस को इस तरह से नहीं करना है कि सर वो मैं डिफरेंस नहीं आ रहा था इसलिए मैं दिखा रहा था। वो इसको इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह से करेंगे तो सामने वाला समझेगा कि मी जो है ना वो बहुत अच्छा कर रहा है और कंपेटिटर बहुत डिफरेंस है, जबकि एक्चुअली डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आया? स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, हाँ बिल्कुल, जनरली, बट इट्स नॉट एवरी टाइम यू स्टार्ट विद ज़ीरो। बट अगेन इस प्रॉब्लम को आपने केटर करना है। ज़ीरो से स्टार्ट करें ना करें वो मसला नहीं। फिर आता है नेक्स्ट आपके पास, जब भी डैशबोर्ड्स के ऊपर बिल्ड करते हो फंक्शनैलिटी, तो मेक देम इंटरेक्टिव। और जो भी आप इंटरेक्टिविटी यूज़ कर रहे हो वो इंटुइटिव होनी चाहिए, राइट? इफ़ यू वांट समवन टू सेलेक्ट, आपके पास n नंबर ऑफ आइटम्स की लिस्ट है एंड यू वांट कि वो पूरी बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है बल्कि छोटी सी 3-4 आइटम्स की एक टॉगल है,
तो यू शुड यूज़ रेडियो बटन रादर देन अ ड्रॉप डाउन। और अगर आपके पास वो लिस्ट लंबी है और उसमें मल्टीपल नहीं बल्कि सिंगल सेलेक्ट करना है तो देन गो फॉर ड्रॉप डाउन। एंड इफ़ यू हैव अ लिस्ट लंबी बट अगेन आपको मल्टीपल सिलेक्शन करनी है तो गो फॉर अ मल्टीपल ड्रॉप डाउन विद मल्टीपल चेक बॉक्स। तो ये आपको ज़रा समझाना है कि इंटरेक्टिविटी जो है ना वो सोच समझ के बनानी है। यहाँ तक क्लियर है? अवॉइड चार्ट जंक। जब भी चार्ट के ऊपर बना रहे हैं आप कोई चीज़ तो आपने इंक रेशियो का, डेटा टू इंक रेशियो का ख्याल रखना है। मतलब ये कि उसको आपने अखबार नहीं बना देना है, ठीक है? आपने उसको क्लियर रखना है। ये जो अखबार होता है ना वो डिस्ट्रैक्टिंग होता है, दूसरा बंदा यहाँ देख रहा होगा वहाँ देख रहा होगा, जहाँ दिखाना चाहते हैं ना वो वहाँ नहीं देख रहा होगा। सो दीज आर द 4 C's ऑफ विजुअलाइजेशन जो मैं कवर करना चाह रहा हूँ इन द थ्योरी के हुज द ऑडियंस, क्लीन, बैलेंस द मिनिमम डिटेल, कंसाइज, अट्रैक्ट करना चाहिए, कैप्टिवेटिंग, या प्रॉम्प्ट्स एक्शन के मतलब इस डैशबोर्ड पे करना क्या है। अक्सर डैशबोर्ड ऐसे लोग बनाते हैं जिसमें ये सोचते हैं कि हाँ ये तो ड्रॉप डाउन में क्लिक करेगा। अगर आपका यूज़र आया और बैठा हुआ डैशबोर्ड को देख रहा है तो इसका मतलब कि आपने जो अपनी इंटरेक्टिविटी को जिस तरह से शो किया है वो ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं है, उसको कोई मैसेज नहीं मिल रहा कि उसने जाके ये चेंज करना है तब जाके अपडेट होगा डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? गुड। तो अगेन क्विक लैब, लेट्स डू फॉर समथिंग अबाउट डैशबोर्ड्स। अब हम इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। पहले थोड़ा जेनरिक डैशबोर्ड सीखेंगे एंड देन यू कैन इवेंचुअली यूज एनी मेट्रिक्स एंड केपीआईज दैट वी लर्न इनटू दैट जो हम टेक्निक सीख रहे हैं, क्योंकि अब हम टेक्निक पे फोकस करेंगे। अब हम बिजनेस और थियोरेटिकल चीज़ों से बाहर आ चुके हैं। सो लेट मी गिव यू एन आइडिया। टैब्ल्यू के अंदर जो डैशबोर्ड्स होते हैं वो इज़ अ कलेक्शन ऑफ शीट्स। डैशबोर्ड इज़ नॉट एन एंटिटी इटसेल्फ, राइट? तो शीट कोई भी होगी वो ड्रैग एंड ड्रॉप होती है और इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत एडवांस ऑप्शन भी हैं। हम कुछ बेसिक्स को लेकर चलेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए इस कोर्स के अंदर। सो लेट्स सी कि हम फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें ऐसी केटर करने की कोशिश करते हैं जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी। तो मैं अपने एक्सेल पे राउट करता हूँ जो कि मैंने कहा था। लेट्स अज्यूम कि हमने ये वाला एरिया देखना है, राइट? सो वी वांट टू सी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स by customers, by product, customers, location and time, right? So we want to see something over the period, we want to see something by product, something by customers and something by location, right? तो हम डिफरेंट चीज़ें बना लेते हैं एंड देन वी विल सी कि डैशबोर्ड पर टैब्लू में इंटरेक्टिविटी किस तरह से होती है। तो सब मेरे साथ ऑन बोर्ड है, सब आप लोग अपने पास टैब्लू लोड कर लें और जल्दी जल्दी जो मैं काम करूँगा उसको रेप्लिकेट करेंगे और फ़ौरन से कमेंट करेंगे कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। आर यू ऑलरेडी? ओके गुड, ठीक है। सबसे पहले डैशबोर्ड पे आता हूँ। सो मैंने थ्रो किया है कस्टमर नेम को, ठीक है? और कस्टमर नेम के आगे मैंने प्रॉफिट को थ्रो कर दिया है। और लेट मी जस्ट मेक इट लाइक दिस। और बल्कि मैं प्रॉफिट की जगह इस्तेमाल कर लेता हूँ रेवेन्यू को। तो रेवेन्यू इज़ डिनोटेड बाय सेल्स और मैंने इसको रिवर्स सॉर्ट कर लिया, ठीक है? सो दीज आर पीपल कमिंग इन टू, राइट? और मैं एक काम करता हूँ कि कस्टमर को फ़िल्टर में भी ऐड कर लेता हूँ। सो देयर इज अ शो फ़िल्टर, मैं एडिट करता हूँ और टॉप 10 पे जाता हूँ, बाय फील्ड टॉप 10 बाय सेल्स एंड सम, ठीक है? सो दिस कम्स डाउन टू टॉप 10 कस्टमर्स। यहाँ तक सब लोग मेरे पास पहुँच जाएं जल्दी से और कमेंट करें कि कस्टमर पर्सपेक्टिव। सो यू गोना कमेंट कस्टमर पर्सपेक्टिव कंप्लीट, जल्दी जल्दी पहुँचे। ज़बरदस्त दानियाल, गुड स्पीड। बाकी लोग जल्दी जल्दी, टाइम कम मुकाबला सख्त, जल्दी करें। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, आपने सैम्पल सुपर स्टोर्स पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
नहीं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने कर लिया वो कस्टमर पर्सपेक्टिव कंप्लीट जल्दी जल्दी से कमेंट कर दें, मुझे 5-6 कमेंट चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ लूँ। हाउ टू टॉप 10 सिलेक्शंस, तो आप यहाँ पर आएंगे, शो फिल्टर करेंगे और यहाँ पर जैसे ही पहुँच जाएगा एडिट करेंगे, टॉप एन में आएंगे, बाय फील्ड टॉप 10 सेल्स सम। ओके, क्वेश्चन है। जी पूछिए। डेवलप के अंदर हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो एक चीज में ध्यान में आई कि जब हम ईडीए कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जी तो बहुत सारी चीजें हम खुद से हम बिजनेस यूज केस को रख के फिर हम करते हैं ना। तो हाँ, ये टैबलू बहुत सारी चीजें डिटेक्ट कर लेता है, जैसे मेजर्स भी डिटेक्ट कर लेता है और डायमेंशन भी। तो इसके अंदर कोई सा टेम्पलेट टाइप है कि वो खुद से वो एक कोई छोटा सा टेम्पलेट टाइप वीडियो बना दे। बेसिक समझे ना, प्रोफाइलिंग प्रोफाइलिंग का एडीए कर दे। चीज के ऊपर वो मतलब खुद से। होंगे, किसी न किसी ने बनाए होंगे, लेकिन अगेन टेम्पलेट्स जो होते हैं वो डेटा सेट स्पेसिफिक होते हैं और ऑब्वियसली टैब्ल्यू को जेनरिक रखा गया है सेल्फ सर्विस के लिए, सो इट्स नॉट लाइक सजेस्टिव, राइट। तो इसका थोड़ा सा मोड डिफरेंट है, दिस इज बी आई एंड दैट इज मोर ऑफ अ डेटा साइंस। तो डेटा साइंस के अंदर आपको ईडीए के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, बीआई के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का ज़्यादा ख्याल नहीं होता है। बट अगेन आपके मैं आइडिया को कहूँगा कि थिंक इट अबाउट दिस, कि पहले डेटा सेट का एनालिसिस कम्प्लीटली टैब्ल्यू में कर लें, अपना टाइम बचाएं और फिर आगे इधर आप पाइथन में आगे काम करें। बहुत अच्छा है। और आप टैब्ल्यू के जितने भी विजुलाइजेशन हैं उनको अपने जुपिटर नोटबुक्स के अंदर एम्बेड भी कर सकते हैं। सो इंडिविजुअल शीट्स को आप एम्बेड करके आगे भी बढ़ा सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि आपने एनालिसिस यहाँ कर लिया तो वहाँ नहीं दिखा सकते। आ जाएगी फीचर जो बड़ी हुई हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। बिल्कुल है, आप एच टी एम एल एम्बेड कोड डाल सकते हैं टैब्ल्यू का, जब आप पब्लिक पर पब्लिश करते हैं तो हर शीट का एम्बेड कोड होता है, उस एम्बेड कोड कॉपी करें और जुपिटर के अंदर एच टी एम एल लिख के डाल दें, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मेरी ऊपर जो है वो नोटबुक भी है जो कि इस चीज़ को बताती है, पूरा पूरा डैशबोर्ड मैंने कैगल के ऊपर बनाया हुआ है, जो कि टैब्ल्यू से डेटा सारा लेता है कैगल से, और प्रोसेसिंग पाइथन में होती है और रिटर्न जो है वो टैब्ल्यू की विजुलाइजेशन आती है। वो तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी। ठीक है, अच्छा सब लोग पहुंच चुके हैं, ग्रेट। तो हम कस्टमर पर्सपेक्टिव को डेवलप कर चुके हैं, मैं कस्टमर पर्सपेक्टिव को डुप्लीकेट करता हूं और मैं कहता हूं कि जल्दी से हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट नेम पे आते हैं और इसको मैं करता हूँ शिफ्ट शो फिल्टर में, कस्टमर नेम वाले फ़िल्टर को हटाता हूँ, यहाँ से एडिट करता हूँ, टॉप करता हूँ बाय 10 और टॉप 10 बाय सेल्स, राइट। अगेन टॉप 10 प्रोडक्ट्स आ गई हैं। यहाँ तक पहुँच जाए और जल्दी से शीट को रीनेम कर दें। अब ये देखें, ये सारा काम जो है वो आप पाइथन में करेंगे तो गूगल कर रहे होंगे। सॉरी मैं फॉलो नहीं करता, आपने बहुत तेजी से नो बोला है। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कस्टमर को, मैं बस सेम लर्न दिस थिंग, कस्टमर पर्सपेक्टिव को मैंने डुप्लीकेट किया है, प्रोडक्ट नेम पर अडेप्ट कर दिए, टॉप 10 प्रोडक्ट्स निकाल लिए बाय सेल्स। यहाँ पे वैल्यू भी शो करा दें तो आइडियली हमें बाद में टाइम वेस्ट ना होगा। ये जब मैं प्रोडक्ट नेम को कस्टमर नेम पे डाल रहा हूँ तो पॉपअप आ रहा है एंड इट्स आस्किंग मी कि मैं ऐड ऑन मेंबर्स करूँ या फिल्टर एंड देन ऐड करूँ या डू नॉट ऐड करूँ या डिसेबल ऑटोमेटिक अपडेट्स करूँ। ये कर रहे हो आप, मैं ये कर रहे हो। रोज में डाल रहा हूँ, रोज के अंदर प्रोडक्ट नेम उठाया, हाँ हाँ, रोज ऐड ऑल के अंदर। मेंबर्स कर दो, ऐड ऑल मेंबर्स कर दो। वो पूछ रहा है कि इतना सारा डेटा है तो एक साथ कर दूं या कुछ फिल्टर करना चाहोगे, क्योंकि अटक जाता है कभी कभार टैब्ल्यू। क्या करना था, प्रोडक्ट नेम क्या करना था, कंपनी नेम। प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट के ऊपर फिल्टर लगाना है, टॉप 10 प्रोडक्ट्स बनाने बाय सेल्स।
नेक्स्ट हम लोकेशन पे करेंगे ना। हाँ, लोकेशन पे करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। अच्छा, अब लोकेशन के लिए जो काम करेंगे ना वो थोड़ा जेनरिक करेंगे, टॉप 10 पे नहीं करेंगे, बल्कि लोकेशन पर्सपेक्टिव बनाएंगे और इसमें से प्रोडक्ट को फारिग कर देते हैं। वी विल हैव नो फिल्टर्स विद अस, और यहाँ पर लोकेशन जो आ रही है उसमें से हम स्टेट को ड्रॉप कर देते हैं। और सॉरी, oh sorry, just let me do double click the state। ठीक है, इसको तब्दील कर देते हैं मैप में, एंड डू लाइक, ठीक है, यहाँ तक जल्दी से पहुँच जाए। there would be numbers, these numbers would be like small, इसको small कर देते हैं, and state would be on text, these number would be also text। numbers को हटा देते हैं, state का नाम रहने देते हैं। यहाँ तक पहुँच जाए तो लोकेशन पर्सपेक्टिव कंप्लीट कर दें। हाँ। ज़रूरत नहीं है, अभी हम डैशबोर्डिंग करेंगे ना वो ऑटोमेटिकली हम सारा काम करेंगे। वी विल सी के लोकेशन के टॉप 10 कस्टमर्स क्या हैं। टॉप 10 लोकेशंस देखना जो है ना वो थोड़ा सा इस वक्त हमारा गोल नहीं है। कस्टमर्स और प्रोडक्ट पे इसलिए हमने टॉप 10 किया बिकॉज दे आर एम्पल इन अमाउंट। लोकेशन हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड है तो हम उसको टोटल में रखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी जल्दी पहुँच गए, लोकेशन पर्सपेक्टिव कंप्लीट करें यहाँ जल्दी। चले, ज़बरदस्त। और फाइनली अब क्या रह गया हमारे पास? टाइम पर्सपेक्टिव रह गया है। सो वी गोना सी समथिंग अराउंड यहाँ तक पहुँच चुके हैं सब लोग। टाइम पर्सपेक्टिव कंप्लीट कर दें। ओके, गुड। सो बातें और लाइन से डालना शुरू करते हैं। अपने डैशबोर्ड पे आते हैं ज़रा। So we would product perspective. We will have some locations
इस वक्त मैं लेजेंड को बंद कर देता हूँ। वी विल हैव समथिंग टाइम बेस्ड। शो डैशबोर्ड की हेडिंग ऑन करने के लिए शो डैशबोर्ड टाइटल कर दूंगा। ये चारों आ गए। और अब मैंने एक काम किया है कि एक ब्लैंक डाल दिया यहाँ पर। ब्लैंक कंटेनर है बेसिकली, और मैंने इसको थोड़ा खींच दिया है। और मैंने क्यों किया है मैं आपको ज़रा बताऊँगा। यहाँ से मैंने इसकी एक्सेस को हाइड कर दिया है, और राइट क्लिक करके एक्सेस को मैंने हाइड कर दिया है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा नीचे करके इसकी भी एक्सेस को हाइड कर दिया है। ठीक है, सो वी हैव टाइम पर्सपेक्टिव, प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, एवरी एस्पेक्ट इज इन हियर। ये मैंने जगह अभी बनवाऊंगा। सर ये डैशबोर्ड की विड्थ कैसे बढ़ेगी? अभी इसको ऐसे ही रहने दें, अभी कस्टमाइज़ करवाता हूँ, बस यहाँ तक पहुँच जाए जल्दी से पहले। इस वक्त मैं इसको जाकर कर देता हूँ, ऑटोमेटिक कर देता हूँ, ताकि फिल वक्त आपको नज़र आए कि आपने बनाना क्या है, जल्दी जल्दी पहुँच जाए। आप यहाँ से इसका साइज़ जो है ना वो ऑटोमेटिक कर दें। ऑटोमेटिक कर देंगे तो आपके डैशबोर्ड खुद ही अडेप्ट कर लेगा। यहाँ तक पहुँच जाए तो लिखिए डैशबोर्ड कंप्लीट। नहीं नहीं, इसको डैशबोर्ड टाइटल को मैंने टिक किया है ताकि डैशबोर्ड का टाइटल आ जाए जो आपने लिखा है। ब्लैक वाला कैसे आएगा ये बस ये नहीं बोल रहे। कौन सा वाला ब्लैक? आपका एरिया है ये वाला? नीचे ये ब्लैंक कंपोनेंट उठाना है और आपने इधर रखना है, और जब बीच में आ जाए तो उसकी साइजिंग कर लेनी। ठीक है, ज़बरदस्त। अब देखिए पूरा डैशबोर्ड कंप्लीट है, लेकिन डैशबोर्ड में ना जो लुक है ना वो ओवरऑल ऊपर जब तक आपके पास समरी फिगर्स या केपीआईज ना हो ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर एक और नई शीट बनाता हूँ, और अब मैं इसको लिखता हूँ समरी केपीआईज। ठीक है, और यहाँ पर जाकर मैं एक काम ये करता हूँ, अब मुझे ज़रा स्लोली फॉलो कीजिएगा। इस तरह से केपीआईज बना रहा हूँ, हम लास्ट टाइम केपीआईज भी देख चुके हैं। ठीक है, अब देखें मैं प्ले किस तरह से करता हूँ टैब्लू से। ये देखिए बॉक्स बना हुआ आया तो मैंने इसको डबल पे ड्रॉप किया है। ठीक है, इस तरह से मैंने प्रॉफिट और सेल्स को कर लिया, क्वांटिटी को जाके ड्रॉप करवा दिया, और डिस्काउंट को करवा दिया। ठीक है, और एक काम करता हूँ, कस्टमर जो है कस्टमर नेम, उसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, बल्कि इसकी जगह कस्टमर आईडी लेता हूँ, हमेशा आईडी लेनी चाहिए। तो बट वी हैव कस्टमर नेम ओनली, तो हम क्या करते हैं राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, एंड वी से नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, सी एफ में इसलिए रखता हूँ क्योंकि कैलकुलेटेड फील्ड है, जनरली कोई ज़रूरी नहीं है, बट नेमिंग कन्वेंशन सर्चिंग में आसानी होती है। यहाँ पे मैं लिखा काउंट डिस्टिंग, सो देयर इज काउंट डिस्टिंग, तो इट विल बी काउंटिंग द डिस्टिंग कस्टमर्स, नॉट रिपीटेड उनके ऑर्डर्स आए, क्योंकि हमारा ऑर्डर लेवल है यहाँ पे डेटा। ओके कर दिया, और मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ। तो वी हैव टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स वी हैव। ठीक है, वी हैव डिस्काउंट, बट सम डिस्काउंट मेक सेंस नहीं करता, एवरेज डिस्काउंट मेक सेंस करता है, तो मैंने राइट क्लिक करके एवरेज कर दिया। एवरेज क्योंकि ज़ीरो हो गया है, और ये फॉर्मेट करना पड़ेगा क्योंकि ये परसेंटेज में आ रहा होगा, तो मैंने इसको परसेंट कर दिया, 15.62% आ गया। ठीक है, so we have 793 customers, we have provided average discount of 15.62%, we have sold a quantity of around 37,873। और अगर मैं चाहूँ तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर आईडी मौजूद है। सेम रिपीट करेंगे जैसे कस्टमर्स के लिए करते हैं, काउंट डे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, बस ये। ठीक है, यहाँ डाल दिया। सो वी हैव 5,009 ऑर्डर्स। अब ये सब तो बिल्कुल सादा खुशबू आ गए,
और अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको जाके ड्रॉप कर दूँ तो आप बोलेंगे कि सर ये ड्रॉप तो हो गया लेकिन मज़ा नहीं आया। जस्ट लेट मी डू वन थिंग। यहाँ पर आया मैं, इधर इसको मैं इधर डाल देता हूँ और इसको बराबर में इसके खड़ा कर देता हूँ। थोड़ा सा लेआउट में इशू आएगा। लेट मी डू सो। मैं इसकी रेंज को फिक्स साइज एंड कस्टम में डिस्टर्ब ब्राउज़र कर देता हूँ और थोड़ा सा ये इस वक्त इंटुइटिवली का भी मसला करता है। लेट्स सी यहाँ पे कंटेनर का काम आएगा। हॉरिजॉन्टल कंटेनर होते हैं जो कि साइड बाय साइड चीज़ों को रख सकते हैं अपने पास। मैं इसको डाल दिया, इसको इधर डाल दिया और इसको मैंने इधर चिपका दिया। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कस्टमर में, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास समरी के आ गया, लेकिन अब ये मुझे इंट्यूटिव और अपीलिंग नहीं लग रहा। ठीक है, अब मुझे इसको अपीलिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जाता हूँ मैं इसको रिवर्स करता हूँ। हाँ यार, अब समझ में आ रहा है कि ये किसी फॉर्म में आ गया है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, फिट करता हूँ और इंटायर व्यू करता हूँ, तो ये सारे फिट हो गए। थोड़ा सा मैंने जगह बनाई ताकि उनके नंबर्स नज़र आएँ, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे नंबर्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा हेडर की मुझे ज़रूरत नहीं है, हेडर मैंने हटा दिया। आपने कहा कि ठीक है यार इनके नाम तो बड़े कर दो, तो फॉर्मेट किया आपने बोला कि ठीक है। आपने बोला इसका साइज़ 15 कर दो, बोल्ड कर दो, ठीक है, एंड मेक इट समथिंग लाइक इट लुक्स लाइक अ KPI। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ टैब्ल्यू मीडियम से और चेंज करता हूँ टैब्ल्यू बोल्ड पे फॉन्ट और अलाइनमेंट इनकी सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनको खोल देता हूँ ताकि आपके पास ये आ जाए सिचुएशन। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा नीचे और डैशबोर्ड को जो है ना मैं जाकर दोबारा से एक दफ़ा ऑटोमेटिक कर लेता हूँ ताकि मैं चीज़ें अलाइन कर चुका हूँ तो मैं दोबारा कर सकूँ। सो वी आर अगेन हियर। ठीक है, अब आपके नंबर्स बहुत छोटे छोटे हैं, अभी भी डैशबोर्ड का लुक कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यहाँ पे आप क्लिक करोगे, दोबारा से इस शीट को खोल लोगे। अब इसका जो टेक्स्ट साइज़ है इसको आप जाओगे और कस्टमाइज़ करोगे। किया, थोड़ा सा बड़ा किया और आपने इसको जो लुक दिया वो टैब्ल्यू सेमी बोल्ड का लुक दिया एंड यूज से 20। अब ये नंबर्स बड़े बड़े हो गए। प्रॉफिट को आपने बोला फॉर्मेट कर दो, नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर। सिमिलरली आपने सेल्स को भी बोला कि इसको भी फॉर्मेट कर दो के अंदर। ठीक है, एंड क्वांटिटी और इन सब चीज़ों को ऐसे ही रहने दिया आपने। अब ये देखो ये कोई डैशबोर्ड की सूरत हाल लग रही। दोबारा से आते हैं, एक चीज़ हमने रह गई, अलाइनमेंट इनकी मैंने सेंटर कर दी ताकि ये डैशबोर्ड का लुक दे। ठीक है, यहाँ तक सब लोग पहुँच चुके हैं तो ज़रा सा मुझे कमेंट कर दें। अब ये देखिए साइज़ पे डिपेंड करता है, आपकी साइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो अगेन यू कैन अडॉप्ट और यहाँ पर जाएँ टेक्स्ट को आप जो है वो 18 से 18 भी कर सकते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन ये थोड़ा बहुत सेट हो जाएगा। तो अगेन ये डिपेंड्स ऑन व्हाट योर स्क्रीन साइज इज़। यहाँ तक सब लोग पहुँच चुके हैं तो बताएं, लिखें समरी KPI कंप्लीट। आई ओनली वॉच डिडंट डू एनीथिंग। ठीक है, आपने वॉच कर लिया, अब इसको रेप्लिकेट करें। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, इसको रेप्लिकेट करें। दोबारा दिखा देता हूँ। अभी मैंने सारा काम किया है, सब मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल Z स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कंट्रोल Z। सबसे अच्छी टैबलेट की बात अनलिमिटेड कंट्रोल Z है। तो ये ले मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, सो यहाँ तक आपको कहानी क्लियर है? ये मैंने ये मैंने डाला किस तरह से, इस तरह से कैसे बनाया ये नहीं समझ में आया। मेजर नेम हाँ यहाँ पे कैसे दिख रहा देखें है? ऐसे आया, देखें कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z। ये खाली था, मैंने सबसे पहले एक मेजर डाला। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरा मेजर जो है वो इसके ऊपर ही ड्रॉप किया। मतलब ये कि टेक्निक मेरी ये थी। मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा कि आके मेरा कंट्रोल Z ब्रेक ना हो। इस तरह का बॉक्स बना हुआ आएगा ना तब इसके ऊपर ड्रॉप होगा और इस तरह की सिचुएशन बनी हुई आएगी। करके देखें आप लोग, सबका हो गया? हो गया कंट्रोल सी करिएगा। कंट्रोल Z इस फॉर्म में था, मैंने इसके ऊपर जा, यहाँ बॉक्स जब तक नहीं बनता ना, बॉक्स बनना चाहिए 4 बड़ा, ये बनेगा फिर उसके बाद
कंट्रोल वाई करता हूँ तो इस तरह की फॉर्म आ गई। इसके बाद मैंने इसमें मैट्रिक्स ऐड करता गया हूँ, डिस्काउंट नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को। फिर मैंने डिस्काउंट को फॉर्मेट एवरेज की में चेंज किया, यहाँ से राइट क्लिक करके एवरेज में चेंज किया, और उसके बाद फिर मैंने डिस्काउंट को फॉर्मेट किया एज परसेंटेज। ये सब करने के बाद मैं गया, जो है वो मैंने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स भी बनाए जाके, जो कि डिस्टिंग काउंट डिस्टिंग करके बनाए। उसके बाद लाके मैंने इसको यहाँ रखा है। यहाँ करने के बाद फिर मैंने इसको यहाँ पे कम्प्लीटली सेट किया है। सेट करने के बाद मैंने इसको स्वैप किया है। स्वैप करने के बाद मैंने फिर इंटायर व्यू किया है। इंटायर व्यू करने के बाद थोड़ी सी सेटिंग और खोली है, इसके हाइडर को हाइड किया है, इसके जो सब हेडर्स हैं उसको मैंने फॉर्मेट किया है, उनको सेंटर में लेके आया मैं। ठीक है, उसके बाद उनके जो लोअर फिगर्स हैं उनको नंबर को मैंने सेट किया है, किस तरह से फॉर्मेट किया है, इस शीट पर आया। इस शीट के ऊपर मैंने टेक्स्ट को खोला, यहाँ से टेक्स्ट को, और फॉर्मेट किया, इसका साइज़ सेट किया। उसके बाद इनकी फॉर्मेटिंग को सेट किया मैंने, राइट क्लिक करके फॉर्मेट के अंदर के किया, इन सबको सेंटर अलाइन किया, और सेंटर अलाइन करने के बाद फिर मैं पहुंचा डैशबोर्ड के ऊपर, जो कि ये हमारा ऐसे डैशबोर्ड दिख रहा है। अब आप लोग जैसे ही पहुंच जाते हैं इसके ऊपर तो मुझे बताएं। फर्स्ट स्टेप ही नहीं हो रहा दानियल, आपका हो गया या नहीं हो रहा? आपने जो सेल्स का उठा के डाला था, आप एक काम करो, स्क्रीन शेयर करो। ये सही स्क्रीन शेयर। ये थोड़ा स्लो है। आ जाना चाहिए मुझे। जी, आपकी स्क्रीन नज़र आ गई है। आ जाओ, सबसे पहले सेल्स को ड्रॉप करो इस टेक्स्ट के ऊपर। ड्रॉप करो स्पेक्स के ऊपर। जी, टेक्स्ट मार्क्स कार्ड में टेक्स्ट। या अब ठीक है, और अब आप प्रॉफिट को ड्रैग करो, प्रॉफिट को ड्रैग करो उस नंबर के ऊपर, और ये बॉक्स बनना चाहिए। नहीं नहीं, कंट्रोल सी करो। ये तो हो रहा है। हाँ हाँ, हाथ हाथ हिलना नहीं चाहिए। प्रॉफिट को ले जाओ और 2297 के ऊपर ड्रॉप करो, लेकिन बॉक्स बने तब ड्रॉप करना, पहले बॉक्स बनाओ ऊपर, थोड़ा सा बीच में। हाँ हाँ, ठीक है, वंस ये हो गया, थोड़ा आप इसकी साइजिंग बड़ी चौड़ी करके भी अपने हाथ को सेट कर सकते हो, लेकिन वंस ये हो गया तो उसके बाद के सारे स्टेप्स क्लियर हैं। ऐड करना है अब। हाँ, अब आप लाइन से ऐड करते जाओ, नीचे मेजर वैल्यूज़ में ऐड करते जाओ। डिस्काउंट है, ठीक है। नीचे ये नहीं, ऐसे ही ऐसे ना करो, नीचे मेजर वैल्यूज़ का जो पेन है ना बना हुआ, नया नया पेन, नीचे 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 नीचे, इधर डालते जाओ। अब इसको राइट क्लिक करो, डिस्काउंट को, इसको एवरेज करो मेजर सम से। सबसे एवरेज मेक सेंस ना, डिस्काउंट डजंट मेक सेंस। तो आ रहा अब है। ये ज़ीरो आ गया, राइट क्लिक करो इसको, इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, एवरेज डिस्काउंट को राइट क्लिक करो और फॉर्मेट करो, और आओ नंबर्स से चेंज करो परसेंटेज। ठीक है, ये सही। हाँ ये सही। चलो अब आगे के ठीक स्टेप है। सारे क्लियर हैं। ऐसे हो जाएगा। उसके बाद वाला काम नहीं होगा। सॉरी, ये क्या बोलिए आप? नंबर नाम से निकाल रहे थे। नंबर वाला कुछ बोल दिया। हाँ, उसके बाद से क्या था? ये तो मुझे याद नहीं है सर में तो। सुनने में नहीं आ रहा, आपकी आवाज़ कट रही है, दोबारा बोलो। इसके बाद जो आपने नंबर ऑफ काउंट करना है वो भी कर देना। हाँ दानियाल, एक काम करो, राइट क्लिक करो कस्टमर आईडी के ऊपर, राइट क्लिक किया मैंने। क्रिएट करो। ये रहा। कैलकुलेटेड, हाँ कैलकुलेटेड फील्ड बनाओ। ये कस्टमर आईडी लिखी है ना, इसको रैप कर लो एक फॉर्मूले के अंदर, काउंट डी लिख के। ठीक है, काउंट डिस्टिंग करता है, इसका नाम लिख दो नंबर ऑफ कस्टमर्स।
ठीक है, समझ में आया आपको? और जब ये ओके मैट्रिक सर। बन जाएगा तो उसको मेजर वैल्यूज में डाल दो अंदर। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। और किसी ने कुछ पूछना तो अभी पूछ लेना। यहाँ तक पहुँच चुके हो आप लोग? हाँ, शेयरिंग करो तो मैं दिखाऊँ। आपका डाउट को दिखा दो। हाँ जी, मेरा डैशबोर्ड दोबारा दिखना शुरू हो जाएगा आपको। आ गया? आ गया आपका डैशबोर्ड आ गया? ऐसे सब दिख रहे हैं। ज़बरदस्त, ठीक है। एपीआई वाला दिखाएगा, मैं लार्ज मेजर में नहीं देखूंगा। सॉरी। एपीआई वाली जो शीट हाँ, बेगम यार, ये मेरा डिस्काउंट का जो एवरेज है ना, वो वैल्यू सही नहीं आ रही। हाँ, ज़ीरो आ रही होगी ना? अच्छा नहीं नहीं नहीं, बल्कि वो शायद नंबर बन रही है। 15,561 आ रही है मेरे पास कॉमे कॉमे के समय। 1561 आ रही है। 15.61% जिस तरह होती है वो, आई थिंक मुझे शायद फॉर्मेट करनी है। फॉर्मेट सही नहीं किया आपने, फॉर्मेट करो। हाँ जी मुस्तफ़ा, आपने देख लिया? ठीक है, तो हम इस डैशबोर्ड पे यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल उल्टे हाथ पे ना एक, यहाँ पे एक पेन डाल देता हूँ ताकि हम इसको क्या कहते हैं, अपनी आसान भाषा के अंदर सेलेक्टर पेन कह लेते हैं। ये तो चिपक गया है कस्टमर्स, एक मिनट। मैं इसको राइट क्लिक करके थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 14 नंबर कर लेता हूँ। अरे भाई हो जाओ, 12 नंबर कर लिया, ठीक है। ये पेन मैंने इसलिए बनाया साइड पे ताकि मैं इसके अंदर जो है ना वो ये टेक्स्ट डाल सकूँ। फिल्टर्स, फिल्टर्स पेन, ठीक है। टेक्स्ट को मैंने ड्रॉप किया है, सेंटर, बोल्ड, बड़ा, ठीक है। और इसको मैं और भी बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए? यहाँ तक समझ में आ गया होगा? कोई मुश्किल हुई? हमने ब्लैंक पेन डाला हुआ है, यहाँ पे फिल्टर पेन नहीं है। हाँ, ब्लैंक डाला हुआ। जस्ट टेक्स्ट ये राइट। दिस इज टेक्स्ट, टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ तक पहुँचे? ये तसल्ली से आप लोग खुद कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। अभी इसको मतलब रिलीजियसली फ़ौरन अभी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक मुझे पहुँचाना था आपको। ठीक है, ये फ़िल्टर पेन मैंने बना दिया। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि इधर जाता हूँ और कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जो कि प्रोडक्ट कैटेगरी और इन सब चीज़ों से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इन KPIs पे जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं, कैटेगरी करते हैं, कैटेगरी को ड्रॉप कर देते हैं, बोलते हैं ऑल कैटेगरीज आने दो। सब कैटेगरीज को ड्रॉप करते हैं और बोलते हैं ऑल सब कैटेगरीज आने दो। अब ये बोलोगे फ़िल्टर तो कर नहीं रहे हो, ये इनको डाल क्यों रहे हैं? सबर करें, ये कर दिया। इसके बाद सेगमेंट को ऑल कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आते हैं, क्या रह गया हमारे पास? साउंड्स गुड। 2-3 फ़िल्टर से आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आए, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और फ़िल्टर्स को पूछा, और फ़िल्टर्स में गया तो मेरे पास आ रहा है सब कैटेगरी, सबमेंट कैटेगरी। सबसे पहले मैंने कैटेगरी उठाया, कैटेगरी इसने अलग से खोल के दिखा दिया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ पे चाहिए और इसको थोड़ा बड़ा करो, तो देखो आपका ये फ़िल्टर्स पेन आ गया। अब देखो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही। चीज़ें स्ट्रक्चर्ड रखने से फ़ायदा होगा कि सामने वाले को इंट्यूटिवली समझ में आएगा कि उसने क्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद आता हूँ और मैंने जो है इसके बाद एक और खोलना है। यहाँ पर आया, फ़िल्टर्स, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी भी खुल गया।
सब कैटेगरी भी खुल गया, सब कैटेगरी को मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और क्योंकि ये ज़्यादा है तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से चेंज करता हूँ और इसको सिंगल वैल्यू लिस्ट कर देता हूँ, रेडियो बटन में तब्दील कर दिया मैंने, ठीक है। और ये जो लिस्ट थोड़ी मेरी ज़्यादा है तो मैंने इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया है। और इसके बाद मेरे पास, इस वक्त मैं आपको फैंसी डैशबोर्ड नहीं सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक डैशबोर्डिंग सिखा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाए, फिर आप इसको फैंसी खुद बना सकते हैं। और यहाँ पर हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स मौजूद हैं, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे सेगमेंट्स आ गए, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट फिल्टर्स। और सेगमेंट की बात भी करूँ तो मैं सबसे पहले मैं लेकर आ जाता हूँ सेगमेंट को, और फिर उसके बाद इन सबको लेकर आता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, अगेन 3 वैल्यूज़ हैं तो मैं इसको कम वैल्यूज़ पे रखता हूँ, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं इंटरेक्टिविटी के, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नीचे अभी भी ब्लैंक से जगह रखी हुई है ताकि और भी चीज़ें आ सकें, यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब ये जो फ़िल्टर पेन अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है कि सारी इंटरेक्टिविटी यहाँ पे मौजूद है, और लेफ़्ट साइड पे सारा का सारा आपके पास जो डैशबोर्ड है वो चीज़ें मौजूद है। इसमें जो हमने एक पर्सपेक्टिव अभी नहीं रखा है वो है हमारा ऑर्डर डेट का। कंट्रोल जी करता हूँ, सॉरी। जी पूछो। समरी केपीआईज के लिए बना हुआ है, राइट? अभी मैं करवाता हूँ, इस सवाल का जवाब देता हूँ। अभी हम एक ऐसा मैजिक करेंगे कि सबके लिए हो जाएगा वो। ऑर्डर डेट आया, ऑर्डर डेट की रेंज आ गई हमारे पास, तो सबसे पहले आपने डेट रेंज दे दी। हमेशा डेट रेंजेस सबसे ऊपर होती हैं, फिर कैटेगरिकल सिलेक्शन सबसे नीचे आते हैं, ठीक है। मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ ताकि मैं इसकी खुल के रीअरेंजमेंट कर सकूँ। ठीक है, तो एम्पल हमारे पास इनफ फिल्टर्स मौजूद हैं, इसको हम कर सकते हैं। और इनका साइज़ वाइज हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, फॉर्मेट फ़िल्टर करें और इनकी बॉडी का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 12 करना चाहते हैं, तो देखिए सारे फ़िल्टर्स का साइज़ 12 हो गया। ज़रा नज़र आ रहा है कि भाई सेलेक्ट क्या किया है, नज़र तो आए। ये मैंने राइट इधर क्लिक किया, थोड़ा सा इसको स्पेस कर दिया, इधर आया, इसको थोड़ा सा अंडर स्पेस कर दिया। वी हैव स्पेस एज वेल, और फिल्टर्स भी हैं तो ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ पे ऑल सेलेक्ट किया, ऑल सेलेक्ट किया है, और ये पूरी डेट रेंज है। यहाँ तक सबको क्लियर है कि हमने बनाया किस तरह से। यू कैन लेटर फॉलो इट। ये फिल्टर एक दफा फिर से बता दें किस तरह। एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फ़िल्टर्स लेके आया, इस तरह से मैंने सबको ड्रॉप किया, फ़िल्टर में ऑल कर दिया। जब डैशबोर्ड पे आया तो यहाँ से क्लिक किया उस ऑब्जेक्ट पे जिसमें मैंने फ़िल्टर्स गिराए थे, फ़िल्टर्स में आया और उसके रिस्पेक्टिव फ़िल्टर शो कराते गिर लगे। अब मैंने शो करवाया ताकि ये पहले यहाँ पे शो हो जाए। अब मैं बाद में देखूंगा कि इन सब पे कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि इस वक्त आप नोटिस कर रहे हैं कि ये जो फिल्टर्स हैं वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट पे अप्लाई हो रहे हैं, बाकी सब पे नहीं हो रहे। और आप ये चाहते हैं कि इस सब पे हो, ठीक है। तो आपने हर फिल्टर को सेलेक्ट करते जाना है और आपने करना है अप्लाई टू वर्कशीट्स, सेलेक्टेड वर्कशीट्स, ऑल ऑन डैशबोर्ड्स, ओके। अप्लाई टू वर्कशीट्स, selected worksheets, all on dashboards, okay. Apply to worksheet, selected worksheets, all on dashboard, okay. तो ये सब पे करना Apply to पड़ेगा। worksheet, selected worksheets, all on dashboard, okay. अब आप नोटिस करेंगे कि अब आप जो चेंजेस करेंगे कंज्यूमर के, कॉरपोरेट के, ये सारे रिजल्ट चेंज हो रहे हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह डेट रेंज चेंज करता हूँ तो ये नंबर्स ऊपर नीचे सब जगह चेंज हो रहे हैं। तो आपको डैशबोर्ड की एक बेसिक फीलिंग आ चुकी है, आइडिया हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर है। आप चाहो तो इसको ड्रिल डाउन भी कर सकते हो, यहाँ से डिफरेंट टाइम पर्सपेक्टिव पे इसको ड्रिल डाउन भी कर सकते हो। दिस इज़ हेरारकीज फीचर। स्टेट को भी आप ड्रिल डाउन कर सकते हो, अगेन हेरारकी का फीचर है। सब चीज़ें आप कर सकते हो। यू हैव लर्न हेरारकी, व्हाट आर दे, ठीक है। अब ये आपका डैशबोर्ड आ गया है पूरा,
और आप बोलते हैं कि सर वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा करें ना कि ये बिल्कुल टॉप पे, ये जो इसकी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ये फ़िल्टर पे इनको नीचे मूव कर दिए, मैंने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट टाइटल किया, डैशबोर्ड की शेडिंग को मैंने ब्लैक कर दिया। ये पूरा डैशबोर्ड ब्लैक भी हो सकता है, मैं इसको ऐसा नहीं करूँगा ख़तरनाक किस्म का ब्लैक। मैंने ग्रे आउट कर दिए, ठीक है। और इस पर्टिकुलर को मैंने बोल्ड करके W बोल्ड कर दिया। सो दिस नाउ लुक्स लाइक अ डैशबोर्ड। इसकी फॉर्मेटिंग, जी जी बोले बोले, वापस रिपीट कर सकते हैं आपने स्टार्टिंग में? रिपीट कर देता हूँ। ये मैं वाइट पे खड़ा था, मैंने राइट क्लिक किया, इसके हेडर पे फॉर्मेट टाइटल किया। तो ये डैशबोर्ड के टाइटल का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले ऑप्शन था डैशबोर्ड की शेडिंग तो नहीं करनी, तो डैशबोर्ड की शेडिंग मुझे करनी थी, मैंने कर दी। तो मैंने इस टाइटल को डबल क्लिक किया, मैंने इसको बोल्ड किया और यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, ये ब्लैक हो गया। अब मेरे पास ये सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं और इस वक्त ये फील आ रही। अब मैंने थोड़ा सा इसको बॉर्डरिंग भी देनी है। मैं यहाँ पर लेआउट में गया। जी मेरा जो टाइटल है वो एक्चुअली टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, वो टाइटल ऑब्जेक्ट नहीं, आपका टाइटल टेक्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो डैशबोर्ड टाइटल आपने क्लिक किया था ना, ये देखो। मैंने ना टेक्स्ट बॉक्स। नहीं नहीं, आपने ये करना था, ठीक है। ये मैंने थोड़ा साइजिंग सेट कर ली है। अगेन इट्स अप टू, यहाँ पे जो चीज़ बताई जा रही है वो आपको बेसिक्स बताई जा रही है ताकि आपके जहन में इंट्यूशन हो सकता है, ठीक है। ये मैंने बॉर्डरिंग दे दी। इसी तरह यहाँ पर आया, इस पर मैंने बॉर्डरिंग दे दी, ठीक है। इधर आया, इधर मैंने बॉर्डरिंग दे दी, इधर आया, इधर मैंने बॉर्डरिंग दे दी है। अगेन द बॉर्डर इज हियर, ठीक है। सो एवरी वन नोज के दिस इज़ समथिंग बॉर्डर्स, जो कंपोनेंट्स हैं इनको मैंने बॉर्डर नहीं किया है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास सेलेक्टर पेन है। सर एक चीज पूछी थी कि ऑर्डर डेटा इसमें भी क्रांति होती है? सॉरी, दोबारा बोलना, आवाज़ कट रही है। सर ये ऑर्डर डेट जो है ये विदाउट फिर आवाज़ चली गई, थोड़ा आप लंबा बोलते हो, आवाज़ चली आती। आप एक काम करो, अपनी क्वेरी चैट में लिखो। है। हाँ जी, क्वेश्चन की तरह फिल्टर डेट विल बी हायरार्की एज वेल। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि मैंने उसको स्टेप डाउन तरीके से सेलेक्ट करना है, इस तरह से चाहते हो? ईयर्स आ जाए ना, 2017, 16, 18 ये हाँ, सब, या इट फिर कैन बी, महीना। इट कैन बी समथिंग लाइक दिस ना, लेकिन अगेन आपको पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा और इसकी टाइप देखनी पड़ेगी। इस वक्त ये डेट टाइप है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू डू दैट, आप यहाँ पे जाओगे, पहले इसको ड्रॉप करोगे, यहाँ पे ईयर्स कर दोगे। ईयर्स करने के बाद ऑल ईयर्स सेलेक्ट कर लोगे। नाउ इट विल स्टार्ट वर्किंग विद दिस, ठीक है। यहाँ पर आओगे, आप फिल्टर्स के अंदर आओगे और ये आपका किधर चले गया, सॉरी, फिल्टर्स एंड यू ईयर ऑर्डर डेट, ठीक है। तो ये ईयर्स आ गए, ईयर्स को आपने यहाँ पे डाल दिया एंड यू सेट खैर बात टू दिस, ये आ गया। और आपने इसको स्लाइडर में तब्दील कर दिया। सो यू हैव ऑल दिस ईयर, दिस ईयर, दिस ईयर, एवरीथिंग वर्क्स। लेकिन अगेन आपको फिर ये रिकॉन्फ़िगर कराना पड़ेगा। अप्लाई, अप्लाई टू वर्कशीट्स ऑल, एंड नाउ इट वर्क्स फॉर एवरीवन।
ठीक है। अब फ़र्ज़ करें आपके जहन में आता है कि सर हमने ये जब डाला हुआ है तो इसका इससे कॉन्फ्लिक्ट आता रहेगा, तो आप इसको अप्लाई ना करें। यहाँ पर राइट क्लिक करें, सिलेक्टेड वर्कशीट्स करें और आप टाइम इंटेलिजेंस के ऊपर अप्लाई ना, टाइम पर्सपेक्टिव पे अप्लाई ना करें। यहाँ पर देखें सब चेंज हो रहा है लेकिन टाइम पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हो रहा। क्लियर हो गई आपकी क्वेरी तसल्ली से? ठीक है। अब आपको डैशबोर्ड बनाना आ गया बेसिक टैब्ल्यू के अंदर, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड फॉर द टुडेज़ क्लास। अब इसमें बहुत सारी इंटरैक्टिविटी की और चीज़ें जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। सो अगेन थैंकफुल टुडे आप लोगों ने ज्वाइन किया। मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ और हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू ही यहीं से करेंगे। तो मैं काम ये करता हूँ कि सर्वर पे जाता हूँ और टैब्ल्यू पब्लिक पे सेव कर देता हूँ इसको। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके रिवर्स इंजीनियर भी कर सकते हैं समझने के लिए। एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास टैब्ल्यू प्रोफेशनल है। टैब्ल्यू डेस्कटॉप जो है वो हमेशा आपका जो टैब्ल्यू पब्लिक होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका एक्सट्रैक्ट मोड में होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया है। सर्वर पे आया टैब्ल्यू पब्लिक। आपकी स्क्रीन में दिख रही है ऐसा। ओके, एक मिनट दीजिएगा। ये मैं टैब्ल्यू पब्लिक पर पब्लिश कर रहा हूँ, सुपर स्टोर सैम्पल अंडरस्कोर डैशबोर्ड। ठीक है। अब मैंने क्योंकि डैशबोर्ड के ऊपर रख के पब्लिश किया है तो ये फ्रंट फेस पे ये डैशबोर्ड ही आएगा। ये मेरे पास खुद। असाइनमेंट चेक कर लिया? आज मैं आप लोग के असाइनमेंट्स चेक करके रिवर्ट करूँगा। ये अली रजा बयानी से भी कुछ सवाल पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिए काफी टाइम हो गया। आज मैं उनसे बात करता हूँ, कल तक इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बस ये पूछा था कि जो लास्ट असाइनमेंट था उसमें हर क्वेश्चन कितने मार्क्स थे, आई फील लाइक बहुत ज्यादा कट गए मैंने सोचा पता तो लगाया था मार्क्स। और यू कैन पर्सनली टेक फीडबैक, वो जब feedback देंगे तो यू कैन आस्क। ट्राई बट ही नेवर रिस्पोंडेड। ठीक है, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब यहाँ पे डैशबोर्ड आपका पब्लिश्ड है। यू कैन शेयर और एम्बेड एनीवेयर इन द डैशबोर्ड योर विजुअलाइजेशन। ठीक है। और ये लिंक है, ये मैं आप लोगों से शेयर कर दिया है, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। चलो, वंस अगेन थैंकफुल फॉर ज्वाइनिंग और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आई विल अनाउंस।